सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति घोषित किया हुआ है। क्या किया हुआ है? आदिम जनजाति घोषित किया हुआ है। भारत सरकार ने 75 आदिम जनजातियां घोषित की थी, उसमें से राजस्थान की एकमात्र जो जनजाति है वो सहरिया जनजाति है। सहरिया जनजाति जो है राजस्थान के जिस जिले में सबसे ज्यादा निवास करती है वो है बारां जिला। सहरिया सबसे ज्यादा कहाँ निवास करते हैं? बारां जिले में। और बारां जिले की दो तहसीलें, एक का नाम किशनगंज और दूसरे का नाम शाहाबाद। इन दोनों तहसीलों में अगर हम यहाँ पर कहें कि कुल सहरियों का 99% निवास करता है, तो भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति घोषित किया हुआ है। ये राजस्थान के 12 जिले में सर्वाधिक निवास करते हैं और 12 जिले की किशनगंज और शाहाबाद तहसील में इनकी सर्वाधिक संख्या है। सहरिया शब्द नाम कैसे पड़ा, ये अलग कहानी है। जब मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो सहरिया जंगलों में निवास करते थे, तो मुगल सेना ने सहरियाओं के लिए सहर शब्द का इस्तेमाल किया। जो ये सहर शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है जंगल या वन। क्या है? जंगल या वन। तो मुगलों के प्रभाव में ये सहर शब्द से क्या बना? सहरिया। और सहरिया शब्द जो है फारसी भाषा के सहर से बना है, जिसका अर्थ है वन या जंगल। सहरियों को भीलों की उपजाति मानते हैं। किसकी उपजाति मानते हैं? भीलों की उपजाति मानते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने सहरियों को भीलों की उपजाति माना है। सहरियों की सामान्य जानकारी की अगर हम बात करें तो ये एकल परिवार में निवास करते हैं, यानी इनमें ज्वाइंट फैमिली सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, इसका मतलब ये है कि इनमें घर और परिवार और समाज में पुरुषों की महत्ता है। पुरुष प्रधान समाज है। ये अपनी भाषा में, बोली में ब्रज भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो राजस्थान की किस जनजाति के लोग अपनी बोली में ब्रजभाषी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? तो ब्रज भाषा के शब्दों का इस्तेमाल कौन करते हैं? सहरिया। ये शर्मीले होते हैं, शर्मीला स्वभाव है इनका। लेकिन इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इन्हें अति विशिष्ट जनजाति में शामिल करती है, ये भूख से मर जाना पसंद करते हैं। भूख से मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन चोरी नहीं करेंगे और भीख नहीं मांगेंगे। तो क्या है? सहरिया न तो जीवन में कभी चोरी करते हैं और न भीख मांगते हैं, भले इसके स्थान पर वो भूख से मर जाना पसंद करते हैं। बहिर्विवाह करते हैं, यानी अपने गोत्र के बाहर जाकर ही विवाह करते हैं। तो सहरियों में एकल परिवार की व्यवस्था है। पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान समाज है। भाषा में ब्रजभाषी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। स्वभाव से शर्मीले होते हैं। न ये चोरी करते हैं, न भीख मांगते हैं। न तो ये चोरी करते हैं, न ये भीख मांगते हैं, बल्कि भूख से मर जाना पसंद करते हैं। सबसे विशिष्ट बात अगर हम देखें, कन्या यानी लड़की के जन्म को ये शुभ मानते हैं। लड़की के जन्म को शुभ मानते हैं। जन्म को शुभ मानते हैं। तो कन्या या लड़की के जन्म को शुभ मानते हैं। इनके अंदर कुछ कुरीतियां हैं, वही नाता प्रथा, दापा प्रथा, ये कुरीतियां हैं। नाता प्रथा का मतलब पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ रहने चली जाती है, ये हम नाता प्रथा कहते हैं। यानी कि महिला अपने पति को छोड़कर या पति के निधन के बाद किसी अन्य पुरुष के साथ रहने चली जाती है, इसे नाता प्रथा कहते हैं। और दापा प्रथा जो है, कन्या का मूल्य प्राप्त कर लड़की का पिता अपनी लड़की का विवाह करता है। हाँ, जब ये सगाई होती है इनकी, सगाई के समय लड़की की गोद में
मीठा रखा जाता है, मीठा रखा जाता है। यानी लड़की की सगाई के समय में लड़की की गोद में मीठा रखा जाता है, चाहे गुड़ हो चाहे कोई मिठाई हो, ये वाली चीज है। और सबसे खास बात है, इनमें बाल विवाह नहीं होता। बाल विवाह की प्रथा नहीं है, बल्कि एक उम्र पूरी होने के बाद एक बालिक अवस्था में ही अपनी लड़की का विवाह करते हैं। गोदना प्रथा वर्जित है। प्राय पुरुष अपने हाथ पैरों को गुदवाते नहीं है। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी इनका प्रतीक चिन्ह है। कुल्हाड़ी इनका प्रतीक चिन्ह है। तो सहरिया समाज का प्रतीक चिन्ह क्या है? कुल्हाड़ी है। ये लठमार होली खेलते हैं। लठमार होली प्रचलित है, क्योंकि ब्रज भाषा या ब्रज क्षेत्र में भी लठमार होली खेलते हैं। एक कुरीति है, बहुपत्नी प्रथा इनमें प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, तो ये बहुपत्नी प्रथा को भी मानते हैं। एक एक पुरुष एक से अधिक शादियां भी कर सकता है। अगर आप इनके कुछ छोटे मोटे शब्दों को देखें, सहरोल, सहरोल, सहरिया गांव को क्या कहा जाता है? सहरोल। सहरिया गांव को क्या कहा जाता है? सहरोल। और एक शब्द है सहराना। जो छोटे गांव होते हैं, छोटे गांव या छोटी बस्ती या गांव का एक छोटा हिस्सा, वो क्या कहलाता है? सहराना। टापरा, इनके घर या झोपड़ी को, इनके घर या झोपड़ी को टापरा कहते हैं। गोदना प्रथा वर्जित है। प्राय पुरुष गुदवाते नहीं है। इनका प्रतीक चिन्ह कुल्हाड़ी है। इनमें लठमार होली प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। इनके गांव को सहरोल कहते हैं। और इनके जो छोटे गांव होते हैं, छोटी बस्ती होती है या बड़े गांव का कोई मोहल्ला होता है, उसे सहराना कहते हैं। इनके घर या झोपड़ी को टापरा कहते हैं। कोतवाल, इनके गांव का मुखिया, गांव का मुखिया। सहरिया गांव का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? कोतवाल। एक विशिष्ट अगर हम बात करें, गोपना, कोरवा या टोपा, ये तीनों शब्द एक ही चीज के लिए यूज किए जाते हैं। और क्या है? ये अपने पेड़ पर जो झोपड़ी बनाते हैं, पेड़ पर जो झोपड़ी बनाते हैं, पेड़ पर झोपड़ी बनाते हैं, उसे गोपना, कोरवा या टोपा कहते हैं। तो इनके द्वारा पेड़ पर बनाई हुई झोपड़ी को क्या कहते हैं? गोपना, कोरवा या टोपा। हताई या बंगला, गांव के मध्य में, गांव के मध्य में सामुदायिक संपत्ति को, सामुदायिक संपत्ति को हताई या बंगला कहते हैं। ये गोल या छतरी नुमा, ये गोल या छतरी नुमा झोपड़ी होती है। ये गोल या छतरी नुमा झोपड़ी होती है, जिसका उपयोग गांव में मेहमान आने पर या कोई धार्मिक या सामाजिक आयोजन होने पर उपयोग में लिया जाता है। उपयोग में लिया जाता है। धारी संस्कार, ये मृतक के तीसरे दिन, जब मृतक मर जाता है उसके तीसरे दिन किया जाता है। घर आंगन को साफ कर कर उसमें मृतक की राख और अस्थियों को बिछा दिया जाता है। सुबह जिस प्रकार का चिन्ह बना रहता है, उस चिन्ह के आधार पर अगले जन्म में वो क्या बन रहा है ये पता लगाया जाता है। यानी कि अगले जन्म में वो किस योनि को धारण करने वाला है, उसको ये बताया जाता है। तो धारी संस्कार क्या है? मृतक के तीसरे दिन प्राय संध्या के समय इनके घर या आंगन को साफ कर कर उसके ऊपर
राख और अस्थियां बिछा दी जाती है और दूसरे दिन प्रातः यह देखा जाता है कि उस पर किस प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। इसी आधार पर यह पता लगाया जाता है कि मृतक का अगला जन्म किस रूप में हो रहा है। ये मृतक के अस्थि विसर्जन, राख और अस्थि विसर्जन कहाँ करते हैं? बाणगंगा नदी में। बाणगंगा नदी जो बारां जिले में है, और बारां जिले में एक जगह है कपिल धारा। या तो ये बाणगंगा नदी में करेंगे या कपिल धारा में मृतकों की राख व अस्थि का विसर्जन करते हैं। झोपड़ी होती है गांव के मध्य में, सामुदायिक संपत्ति होती है जो गोल व छतरी नुमा होती है, जिसे हताई या बंगला कहते हैं, जिसे गांव में सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में सामूहिक रूप से उपयोग लिया जाता है। मृतक के अगले जन्म की योनि का पता लगाने के लिए तीसरे के दिन धारी संस्कार का आयोजन होता है। यह अपने मृतकों का राख व अस्थि विसर्जन बाणगंगा नदी जो बारां जिले में ही है या बारां जिले के ही कपिलधारा में करते हैं। सलूका, सहरिया पुरुषों की अंगरखी। सहरिया पुरुषों की अंगरखी। सहरिया पुरुषों की अंगरखी को क्या कहा जाता है? सलूका। पंछा, सहरिया पुरुषों की धोती। सहरिया पुरुषों की धोती को पंछा कहते हैं। क्या कहते हैं? पंछा कहते हैं। प्राय यह तंग धोती होती है, तंग धोती होती है, या यूं कहते हैं ये ऊंची या बंडी धोती होती है। कपट्टा, सहरिया पुरुषों का साफा। सहरिया पुरुषों के साफे को क्या कहा जाता है? कपट्टा या कपटा। रेजा, सहरिया महिलाओं के वस्त्र को रेजा कहते हैं। सहरिया महिलाओं के वस्त्र को रेजा कहते हैं। भंडेरी, आटा रखने की कोठी। आटा रखने की कोठी, तो आटा रखने की कोठी को क्या कहा जाता है? भंडेरी। उसीला, उसीला जो है अनाज रखने की कोठी। अनाज रखने की कोठी। आप ही कहेंगे दोनों कोठी, लेकिन नहीं, भंडेरी में आटा रखा जा रहा है जबकि कुशीला में अनाज रखा जा रहा है। इनकी प्रिय भोजन मक्का, ज्वार या बाजरा की रोटी व पुआड़ की सब्जी। पुआड़ की सब्जी, तो इनका प्रिय भोजन क्या है? मक्का, ज्वार या बाजरा की रोटी व पुआड़ की सब्जी। इनका प्रिय पेय, फेवरेट ड्रिंक से इनकी, ये महुआ के वृक्ष से ताड़ी बनाते हैं और उस ताड़ी को पीते हैं। ये इनका प्रिय पेय है। एकताई, पंचताई, एक दसिया, चौरासिया। इनकी पंचायतों के नाम है। क्या है? एक ताई, पंचताई, एक दसिया या चौरासिया इनकी पंचायतों के नाम है। प्राय माना जाता है एक गांव की पंचायत को एक ताई, 5 गांव की पंचायतों को पंचताई और 11 गांव की पंचायत को एक दसिया पंचायत कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पंचायत इनकी चौरासिया पंचायत होती है, जो 84 गांवों की पंचायत को मिलाकर बनाई जाती है। और 84 पंचायत जो है वो 12 के पास एक महत्वपूर्ण सीताबाड़ी स्थल है, और सीताबाड़ी स्थल में वाल्मीकि मंदिर में इस चौरासिया पंचायत का आयोजन होता है,
जहाँ विवाह संबंध और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। इनका प्रमुख तीर्थ स्थल भी जो है सीताबाड़ी में वाल्मीकि आश्रम का ही मंदिर है, और यहाँ पर लक्ष्मण, लव कुश और सीता जी के मंदिर भी हैं। बोलिए। फिर इनके जो प्रमुख पर्व है वो श्रावण महीने में आने वाले त्योहार हैं। श्राद्ध पक्ष को भी ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मनाते हैं। नवरात्रा, दशहरा, दीपावली, होली इनके प्रमुख त्योहार हैं। इनकी जो प्रमुख लोक देवी है वो है कोडिया लोक देवी। शहरियों की जो लोक देवी है वो क्या है? कोडिया देवी। इनके कुल देवता तेजा जी। शहरियों के कुल देवता कौन है? तेजा जी। अगर हमें तेजा जी नहीं मिलेंगे कुल देवता और लोक देवता के रूप में, तेजा जी नहीं मिलेंगे तो हम भैरव जी लिखेंगे, और वो भी ना मिलेंगे तो हम हनुमान जी को लिखेंगे। यानी इनके जो सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता या कुल देवता है वो तो तेजा जी हैं। तेजा जी ना मिलने पर हम भैरव जी या हनुमान जी को लिख सकते हैं। सीताबाड़ी का जो मेला है वो केलवाड़ा 12 में आयोजित होता है। केलवाड़ा 12 में आयोजित होता है। ये शहरियों का सबसे महत्वपूर्ण मेला भी है। इसे शहरियों का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में आयोजित होता है। यहाँ लव कुश जी का मंदिर है, सूरज कुंड है, सूरज मंदिर है, सीता कुंड है, भरत मंदिर है, भरत कुंड है, वाल्मीकि जी का मंदिर और आश्रम है, सीता जी का मंदिर है। का कुंभ भी कहलाता है। सीताबाड़ी का जो मेला है वो शहरियों का कुंभ भी कहलाता है। शहरियों का कुंभ भी कहलाता है। इनका दूसरा जो प्रमुख मेला है, पहला तो सीताबाड़ी का मेला है, दूसरा है कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला भी 12 में होता है, और ये कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। यह कपिल धारा में भी ये अपने मृतकों का अस्थि विसर्जन करते हैं। एक और मेला है भंवरगढ़ का मेला। सबसे महत्वपूर्ण तो सीताबाड़ी का ही मेला है। इसे तेजा जी की याद में भरा जाता है। इस मेले का आयोजन जो किया जाता है तेजा जी की याद में किया जाता है। इस मेले का आयोजन किसमें किया जाता है? तेजा जी की याद में किया जाता है। तो इनका महत्वपूर्ण मेला सीताबाड़ी का मेला है। यह सबसे प्रमुख कुंड लक्ष्मण कुंड है, जिसे लक्ष्मण भभूको भी कहते हैं। सूरज कुंड के आगे पानी में मृतकों का अस्थि विसर्जन किया जाता है। सीताबाड़ी मेले को शहरियों का कुंभ भी कहते हैं। कपिल धारा का मेला भी 12 में आयोजित होता है। इसे कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। भंवरगढ़ का मेला 12 जिले में तेजा जी की याद में ही किया जाता है। प्रमुख नृत्य, वैसे तो हम लोक नृत्य जब पढ़ेंगे इन नृत्यों के बारे में बात करेंगे ही करेंगे। इनका सबसे महत्वपूर्ण नृत्य जो है वो है शिकारी नृत्य। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है वो कौन सा है? शिकारी नृत्य। एक और नृत्य जो है वो है इंदर परी का नृत्य। क्या है? इंदर परी का नृत्य, जो वर्षा को आकर्षित करने के लिए होता है। तीसरा है सांग नृत्य। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सांग नृत्य नहीं है, एग्जैक्टली ये स्वांग है, लेकिन स्वांग का अपभ्रंश होकर सांग नृत्य हो गया है। एक और नृत्य करते हैं यहाँ पे लेंगी नृत्य, जो मकर संक्रांति पर किया जाता है। मकर संक्रांति पर किया जाता है लेंगी नृत्य। झेला नृत्य। झेला नृत्य आषाढ़ माह में किया जाता है। झेला नृत्य कब किया जाता है? आषाढ़ माह में किया जाता है। छोटे मोटे और नृत्य जैसे बंगल नृत्य, क्योंकि शहरियों के जो अन्य छोटे छोटे नृत्य, बंगल नृत्य, लहकी नृत्य, लहकी नृत्य को लहंगी नृत्य भी कहा जाता है। लहकी नृत्य। और एक है दुलदुल घोड़ी नृत्य।
दुलदुल घोड़ी नृत्य, दुलदुल घोड़ी नृत्य। यानी अगर हम यहाँ पर कहें कि शहरियों के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, तो इनका प्रमुख नृत्य शिकारी नृत्य है, जो विश्व विख्यात नृत्य है। इंदरपरी का नृत्य है, सांग नृत्य है, स्वांग नृत्य है, लिंगी नृत्य जो मकर संक्रांति पर किया जाता है, और आषाढ़ माह में झेला नृत्य किया जाता है। बंगल नृत्य व लहंगी नृत्य शहरियों के अन्य नृत्य है। लहंगी नृत्य को लहकी नृत्य भी कहा जाता है, और दुलदुल ढोली का नृत्य भी शहरियों के द्वारा ही होता है। शहरियों के प्रमुख लोक गीत मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बताया लहकी गीत और लहंगी गीत। वास्तव में लहंगी गीत या लहकी गीत के साथ के समय जो नृत्य किया जाता है वो लहंगी नृत्य होते हैं। अगर आपसे लहकी या लहंगी शब्द पूछा जाए कि शहरियों में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये पहली प्रायोरिटी पर हम गीत ही यूज करेंगे। दूसरा गीत है इनका हिंडा गीत, जो दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। मिट्टी का दीपक लेकर निकलते हैं ये, और हिंडा गाते हुए निकलते हैं। तीसरा जो इनका एक महत्वपूर्ण गीत है आल्हा गीत, ये खुशी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। मामूनी गांव, मामूनी गांव शहरियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है। मामूनी गांव की संकल्प संस्था, एक एनजीओ है संकल्प संस्था, जो इनकी सर्वांगीण विकास का कार्य कर रही है। आपसे पूछा जाएगा मामूनी गांव किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो सहरिया जनजाति के लिए। और यहाँ कौन सी ऐसी संस्था है जो शहरियों के विकास के लिए कार्य कर रही है, तो वो कौन सी संस्था है? संकल्प संस्था है। माँ बाड़ी योजना, माँ बाड़ी योजना का उद्देश्य था कि शहरियों में कैसे शिक्षा का विकास किया जाए, इसलिए सन 2000 में एक ये योजना बनाई गई, माँ बाड़ी योजना, ताकि माँ और बेटी दोनों को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए, ताकि ये जनजाति विकास की मुख्य धाराओं में आगे बढ़े। 1977-78 में भी शहरिया विकास कार्यक्रम चलाया गया था, प्रारंभ किया गया था शहरिया विकास कार्यक्रम, कि शहरियों का विकास कैसे हो, किस प्रकार से किया जाए, ये वाली चीज हमारे द्वारा की गई। तो मामूनी गांव संकल्प संस्था शहरियों के विकास के लिए कार्य करती है। सन 2000 में माँ बाड़ी योजना बनाई गई, जिसका उद्देश्य था कि शहरियों में शिक्षा का विकास कैसे किया जाए, उनमें जागरण कैसे लाया जाए, उनमें जागृति कैसे लाई जाए। 1977-78 में शहरिया विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ये 3 ऐसी योजनाएं जिन्होंने शहरियों के विकास को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। शहरी अभी भी विकास की मुख्य धारा में नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी प्रयासों से और निजी संस्थानों के द्वारा प्रयास जो किए गए हैं, उसमें शहरियाओं ने अच्छा विकास किया।